Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. Today is our lecture 5 of nuclear physics, right? तो लास्ट लेक्चर्स का आप पहले रिवाइज करके आइएगा। तो आज हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस में देखिएगा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और न्यूक्लियर वीक फोर्सेस होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होगी और अब हमारी ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेगी। ये इनकी स्ट्रेंथ देखिएगा। इसका क्वेश्चंस जैसे गेट में या कहीं छोटे एग्जाम जैसे लेक्चरर में या असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये सब क्लियर करने के बाद, ये सब नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर उसके भी आप एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे भी आपको स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पूछा जाएगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की हम स्ट्रेंथ 1 मानेंगे और उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्सेस कितनी कितनी उसकी कितनी स्ट्रेंथ है 10⁻⁻13 और की कितनी है 10⁻⁻2 और ईएम ग्रेविटेशन की कितनी होगी 10⁻⁻39 और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ फीचर्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स हमारी स्पिन डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट है, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में। तो उसमें आपको अगर आपको फीचर्स पता होंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के तो आप इजीली करेक्ट कर दोगे। तो ये देखिएगा न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। सेकंड फर्स्ट तो आपको उनकी स्ट्रेंथ का बेसिक आपको याद ही है, और उसके बाद सेकंड में देखिए ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये स्पिन डिपेंडेंट भी है। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे भी स्पिन करेंगे तो उस पे डिपेंड करेगी। अगर उन्होंने उनकी स्पिन जैसे ये ओरिएंटेशन है उनकी स्पिन्स की, तो इन पे अलग फोर्सेस लगेगी। और अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की ओरिएंटेशन ऐसे है, ठीक है, तो इन पे न्यूक्लियर फोर्सेस अलग लगेगी। और ये चार्ज इंडिपेंडेंट हो गए। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे फोर्स हमारी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स है जो हमारी कहीं कहीं पे हमारे दो न्यूट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, और कहीं पे एक न्यूट्रॉन पड़ा है और एक प्रोटॉन पड़ा है, ठीक है, और प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों में सभी में हमारी न्यूक्लियर फोर्स एक जैसी लगेगी, राइट। तो फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर में हमारी एक जैसी लगेगी। तो नेक्स्ट में देखिए कि ये अट्रैक्टिव नेचर होगा बट इसकी रिपल्सिव कोर होगी। मतलब कुछ एरिया कहीं पे ये ऑल टाइम पे अट्रैक्टिव नहीं होगी। कुछ फर्मी तक न्यूक्लियस की कुछ रेंज तक इसकी अट्रैक्टिव नेचर होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद इसकी फोर्स लगनी बंद हो जाएगी, उसके बाद फोर्स नहीं लगेगी, और इससे पहले ये रिपल्सिव नेचर होगा इसका, राइट। रिपल्सिव नेचर होगा इसका। जैसे ये 1.8 फर्मी पे इसकी अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियर फोर्सेस की, वो सबसे ज्यादा हाई होगी। ये आपको याद रखना है कि अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव तो है ही नेचर न्यूक्लियर फोर्सेस का हमारा, बट किसी पर्टिकुलर रेंज जैसे 1.8 फर्मी तक है ना, उसके बाद हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो जाएगी। जैसे न्यूक्लियस पड़ा है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस के कुछ रेंज तक हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्शन रखेगी और उसके बाद हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस लगनी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये हमारी 0.8 फर्मी तक 0.8 फर्मी तक हमारी ये 0.8 फर्मी तक हमारी ये रिपल्शन होगी, और उसके बाद हमारी अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस होगी। और 1 फर्मी पे यहाँ पे देख लीजिएगा 0.8 फर्मी पे इससे पहले इसका रिपल्सिव नेचर होगा, ठीक है। और 1 फर्मी तक इसका अट्रैक्टिव नेचर होगा और मैक्सिमम होगा, ठीक है। आगे भी होगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद इस पे ना अट्रैक्टिव नेचर होगा ना रिपल्सिव, फोर्स ही नहीं लगेगी हमारी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आगे देखिएगा कि ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस भी है। मींस नॉन सेंट्रल फोर्सेस हमारी जो वो होंगी, ठीक है, जहां जो थीटा और फाई पे डिपेंडेंट होंगी। मींस जैसे सेंटर टू सेंटर दो दो न्यूक्लियन पड़े हैं, उनका सेंटर और दूसरे का सेंटर, दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर फोर्स लगेगी तो वो तो सेंट्रल फोर्सेस होगी। पर अगर दोनों के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करे, ठीक है, अगर दोनों के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करे दो न्यूक्लियंस के, तो वो नॉन सेंट्रल फोर्सेस होगी। इट मींस हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो नॉन सेंट्रल फोर्सेस है, उनके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रही है। थीटा और फाई पे बताया था ना, स्पिन डिपेंडेंट है, हमारी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी, और साथ के साथ इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस है आइसोटोपिक इनवेरियंस हम आगे करेंगे। ये यहाँ इसमें एलिमेंट्री फिजिक्स में करेंगे कि आइसोटोप्स की क्या जरूरत पड़ी थी, ठीक है, और आइसोस्पिन की मतलब आइसोस्पिन आया था, तो ये हम एलिमेंट्री में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में।
तो जहाँ यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स हैज़ आइसोटोपिक इनवेरियंस। उसके बाद देखिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे देखिएगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ है वो सैचुरेट हो जाती है ना, उसके बाद जैसे पहले रिपल्शन होगी, फिर उसके बाद उसके बाद अट्रैक्टिव नेचर होगा, कुछ पॉइंट के बाद उसकी फोर्सेस है जो नहीं लगेगी, मीन्स सैचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है इसका, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद देखिएगा न्यूक्लियर फोर्स अकर्स एक्सचेंज ऑफ मेसोन्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, ये सभी हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के हमारे प्रॉपर्टीज है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की जैसे ये सभी जो हमारी फोर्सेस लग रही है ना, उनके बीच कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है किसी, जैसे एक चार्ज और दूसरे चार्ज पे दोनों पे फोर्स लगेगी, ठीक है। दोनों पे फोर्स लगे, ईएम फोर्स लग रही है, जैसे कि अगर दोनों पे फोर्स लगेगी तो उनके बीच में जो वर्चुअल पार्टिकल होगा, अगर दो पे फोर्स लग रही है, दोनों के बीच वर्चुअल पार्टिकल कौन सा होगा, हमारा गामा फोटॉन होगा। ये हम आगे करेंगे जब हम युकावा मेसोन्स थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जब न्यूक्लियर फोर्सेस लगेगी तो वहां पे एक्सचेंज किन पार्टिकल्स का होगा, मेसोन्स पार्टिकल का होगा, ठीक है। जब न्यूक्लियर वीक फोर्स लगेगी तो वेक्टर बोसोन्स का होगा। वेक्टर बोसोन्स कौन 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 से हो गए हमारे पास, डब्ल्यू, जेड प्लस और जेड माइनस, ठीक है। और जब ईएम फोर्सेस लगेगी तो हमारे एक्सचेंज कौन से पार्टिकल करेगा, गामा फोटॉन करेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशन के लिए ग्रेविटोन करेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको एक्सचेंज पार्टिकल पूछ रखा है अलग अलग फोर्सेस में, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आपका कौन सा होगा, आपका मिजोन्स होंगे, पाई मिजोन्स, गामा, रो और ओमेगा। ये हम सब कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और उसके बाद देखिएगा कि इट एक्ट्स ओनली ऑन हेड्रॉन्स। ये हेड्रॉन्स पे लगेगा, ये भी हम एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ेंगे, हेड्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। मिजोन्स और बेरियंस कैसे, ये फर्मियंस की पार्टीशन कैसे होगी, बोसोन्स की पार्टीशन कौन सी होगी, कौन कौन से पार्टिकल हेड्रॉन्स में आएंगे, ये सब हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ हेड्रॉन्स पे लगती है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। और कहीं पे मिजोन्स और कहीं पे भी जैसे लैप्टॉन्स होते हैं ना, हमारे लैप्टॉन्स पे नहीं लगेगी। अभी लैप्टॉन्स कौन कौन से हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये सभी एंटी न्यूट्रिनो वगैरह, ये मतलब आप हम ये क्या इनके नाम कैसे आए, ये हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिएगा फर्स्ट 10 इनके फीचर्स देख लीजिए। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, पहले तो देख लीजिए सभी चारों फोर्सेस की आपस में स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, कि जब जैसे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कंपैरिजन में बाकी फोर्सेस की कितनी स्ट्रेंथ में लगेंगी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। ये अब शॉर्ट रेंज रखती है। शॉर्ट रेंज से आपको पता चल गया, अगर आपको शॉर्ट रेंज पता है कि शॉर्ट रेंज है, तो इससे आपको पता चल गया कि न्यूक्लियर फोर्स हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। याद हो गया आपको। ये बोला आगे देखिएगा, स्पिन डिपेंडेंट है। स्पिन डिपेंडेंट मीन्स ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन का मतलब है वो नॉन सेंट्रल फोर्सेस है, ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्सेस है। ये आपको 4 हो गया, आपको 10 में से याद, ठीक है। 5वीं आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस की आपको स्ट्रेंथ याद होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। कहीं पे भी कभी भी कैसा भी चार्ज पड़ा हो, उस पे फोर्स एक जैसी लगेगी, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्पिन स्पिन पे डिपेंड करेगा, हमेशा स्पिन पे डिपेंड करेगा, थीटा और फाई पे, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। पर उनका चार्ज है ना, चार्ज की वजह से कभी भी आपकी न्यूक्लियर फोर्स है कभी भी अलग नहीं लगेगी, राइट। और अभी ये भी हो गया आपका। अभी ये देखिएगा, अब इससे ना शॉर्ट रेंज फोर्स है, और आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी, और इससे आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये अट्रैक्टिव नेचर होगा बट विद रिपल्सिव कोर। मीन्स कुछ पॉइंट तक इसकी अट्रैक्टिव नेचर दिखाएगा, फिर पहले रिपल्सिव दिखाएगा, फिर अट्रैक्टिव दिखाएगा, उसके बाद इसकी फोर्स लगनी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, ठीक है, पार्टिकल पे। और ये फोर्स देखिएगा। उसके बाद देखिए इसके एक्सचेंज ऑफ जो इसका एक्सचेंज पार्टिकल है वो मिजोन्स होगा, वो तो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इसी इसी पॉइंट में ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये न्यूक्लियर फोर्स ओनली ऑन एक्सचेंज ऑफ मिजोन्स पे लगेगा, ठीक है। और ये हेड्रॉन्स पे लगता है, लैप्टॉन्स पे कभी भी नहीं लगेगा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर कहीं पे हमने देखना है कि रिएक्शन ये वैलिड है या नहीं, ठीक है, हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में करेंगे, तो वहां पे अगर कहीं पे लैप्टॉन्स आ गए, लैप्टॉन्स उसने दे रखे हैं रिएक्शन में, और बोल रहा है कि ये न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स
वैलिड होगी या नहीं, तो हरगिज़ नहीं लगेगी, क्योंकि लेप्टॉन्स पे कभी भी न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगी। तो इसकी वजह से अगर उसने लेप्टॉन्स पे कुछ रिएक्शंस दे रखी है और वो उसने बोल रखा है कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वैलिड होगी या नहीं, तो वैलिड नहीं होगी, वो फॉरबिडन होगी, ठीक है, रिएक्शन। ये हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स हैज एक्सचेंज इन नेचर, जैसे पोजीशन, स्पिन एक्सचेंज, और ये सभी देख लीजिएगा। ये हम आगे करेंगे कैसे पोजीशन पे डिपेंड करेगा और स्पिन पे, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल में करेंगे कि जैसे इसके क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। क्वार्क्स न्यूट्रॉन का कौन सा होगा, यू डी डी। यू क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, दो डाउन क्वार्क होंगे, और प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होंगे, एक डाउन क्वार्क होगा। इनके लिए क्वार्क्स क्वार्क्स की एक्सचेंज के लिए ग्लून्स, जो ग्लून्स होते हैं ना, वो एक्सचेंज होते हैं। अभी आपको क्या याद रखना है, जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी तो वो, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है तो मेसोन्स उनके एक्सचेंज पार्टिकल्स होंगे, राइट। अगर ईएम फोर्स लग रही है तो आपके फोटोन होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उनका एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होगा, ग्रेविटोन होगा। अगर आपकी न्यूक्लियर फोर्स वीक लग रही है तो वहां पे आपका वेक्टर बोसॉन्स आपका एक्सचेंज पार्टिकल होगा। वेक्टर बोसॉन्स कौन से हो गए, डब्ल्यू, जेड प्लस और जेड माइनस, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा ग्लून्स के लिए, अगर ग्लून्स में एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होगा, क्वार्क। जैसे क्वार्क्स में आपस में फोर्स लगेगी ना, तो हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्री में, तो वहाँ एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में कि कैसे ग्लून्स क्वार्क्स आपस में पकड़े रहते हैं, ठीक है। वहां पे कैसे फोर्स लगेगी, क्या हम क्वार्क्स को तोड़ सकते हैं फर्दर, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पहले हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, पर इनको फर्दर क्वार्क्स में तोड़ दिया तो वहां पे फोर्सेस के क्या, कौन से एक्सचेंज पार्टिकल्स होंगे, ग्लून्स होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा कि आंसर आपको अभी सभी फीचर्स न्यूक्लियर फोर्सेस के याद होने चाहिए। देखिए, पहले हमने न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स और ईएम फोर्स और उनकी स्ट्रेंथ की, हमने स्ट्रेंथ करने के बाद हमने एक्सचेंज पार्टिकल किए, एक्सचेंज पार्टिकल के बाद हमें एक बात पता चल गई कि इसकी रिपल्शन और अट्रैक्शन सभी पार्टिकल पे सभी रेंज एक जैसी पे नहीं लगेगा, ठीक है। रेंज अलग अलग होगी, तो इसकी वजह से आपकी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होगी, ठीक है ना, यहीं पे अट्रैक्शन लगेगी आपकी, और रिपल्शन उसके बाद आपकी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इससे आपको शॉर्ट रेंज का भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि आपका अट्रैक्टिव नेचर होगा बट रिपल्सिव विद कोर होगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्सेस की जो प्रॉपर्टी है वो सैचुरेशन प्रॉपर्टी होगी। इससे आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए ओनली इससे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, ये स्पिन डिपेंडेंट होगी। स्पिन डिपेंडेंट मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी। ओरिएंटेशन मींस टू से हमारे थीटा और फाई पे डिपेंड करेगी, थीटा और फाई पे डिपेंड करेगी तो नॉन सेंट्रल होगी, ठीक है। मींस और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट भी होगी, ठीक है। जैसे हमने 5 अभी न्यूक्लियर फोर्सेस के फीचर्स 5 फीचर्स कर लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये जैसे आपने एग्जाम क्वालिफाई किया सीएसआर नेट का, तो उसके बाद जब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के आप एग्जाम में एलिजिबल होते हो, तो कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्पिन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, चार्ज डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। उसमें 1 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होगी, स्पिन डिपेंडेंट होगी, चार्ज इंडिपेंडेंट होगी। आप बार बार रिवाइज करिएगा, 3-4 बार तो मैंने यहीं पे आपको रिवाइज करवा दिया, आपको याद होना चाहिए अभी, ठीक है। और उसके बाद एक्सचेंज पार्टिकल आपको वहीं पे बता दिए, ठीक है। हेड्रॉन्स बता दिए कि हेड्रॉन्स पे लगेगी फोर्सेस, ठीक है। अभी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिए, ये हम क्वांटम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे लगेगा, जैसे डेल्टा एक्स, हम पोजीशन और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते थे ना, कहाँ पे एच कट लगेगा और कहाँ पे एच कट बाय 2 लगेगा। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, जब गॉसियन होगा तो तब एच कट बाय 2 लगेगा हमारा वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारी डेल्टा ई इंटू डेल्टा डी इज इक्वल्स टू एच कट होगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमें पता है एनर्जी मास रिलेशन से, डेल्टा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारी क्या होगी, आर बाय सी, मीन्स रेंज डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम। याद है ना रिलेशन, ठीक। आर तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ गई, डेल्टा ई की वैल्यू भी पता है, तो पुट करिएगा एम सी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू लिखिएगा आर बाई सी, रेंज बाई स्पीड ऑफ टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू एच कट आ गया। तो यहाँ से रेंज निकालिएगा, रेंज क्या होगी आपके एच कट सी बाई एम सी स्क्वायर। एच कट सी की मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था और सेकेंड लेक्चर में भी इनकी कन्वर्जन बताई थी कि एच कट सी की वैल्यू अगर आई
तो डिपेंड करेगा, वो एमईवी फर्मी में पूछ रखा है उसने, ठीक है। अगर एचसी की आएगी तो उसको उसकी मैंने 3 आपको बताई थी कि एमईवी फर्मी में बताया था और एंगस्ट्रम में भी बताया था आपको, और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में भी बताया था एचसी की कन्वर्जन, ठीक है। अगर उसने मास एमईवी फर्मी में बता रखा है तो यहाँ पे आप एमईवी फर्मी की कन्वर्जन लिखिएगा। जैसे एक नेट दिसंबर 2017 में आया था ये क्वेश्चन रेंज पे, उसने रेंज दे रखी थी 2 पार्टिकल्स की, रेंज ऑफ पाइऑन्स, ठीक है, और रेंज ऑफ हमने बताना था रो पार्टिकल्स का, ठीक है। ये पार्टिकल्स हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में करेंगे। और मास ऑफ आयन्स बता रखा था और मास ऑफ रो का भी बता रखा था। तो उसने पूछ रखा था कि ये देखिए रेंज का रिलेशन देखिएगा क्या निकलेगा यहाँ से। तो रेंज एच कर सी तो वैसे भी कांस्टेंट है, हम अगर डिपेंड किस पे करेंगे, रेंज ओनली 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ करिए, रेंज ऑफ पाई बाय रेंज ऑफ किसका करिएगा, रो, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों मास ऑफ रो होगा यहाँ पे और मास ऑफ पाई होगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, रेंज ऑफ पाई कितनी है 1.40 फर्मी, ठीक है। और रेंज ऑफ रो कितनी दे रखी है हमें नहीं पता। मास ऑफ रो हमें बता रखा है 770 MEV बाई सी स्क्र, ठीक है। और मास ऑफ पायोन्स भी हमें बता रखा है 140 MEV बाई सी स्क्र, ठीक है। तो MEV बाई सी स्क्र से MEV बाई सी स्क्र कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी आर रो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, 77/14 इंटू 1/40, ठीक है। ये फर्मी में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आप निकाल लीजिएगा, राइट, इजी है ना, ठीक है। तो आगे देखिएगा। तो अभी देखिए, अभी हमने जैसे न्यूक्लियर फोर्स का किया था, जैसे जैसे हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो साथ के साथ हम उसके क्वेश्चंस भी लगाते हैं, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियर फोर्स, जैसे न्यूक्लियर फोर्स में हमने रेंज आपको पढ़ाया था, ठीक है। रेंज क्या आ गया था हमारा, एच कैट सी बाई एम सी स्क्वायर आया था, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की आपको रेंज बता रखी है 1.4 फर्मी, राइट। तो इस रेंज पे कौन सा पार्टिकल होगा ऐसा, उसका मास बताइए, एक्स पार्टिकल लेट इट बी, ठीक है। तो उस पे रेंज 1.4 फर्मी लगे, वो कौन सा पार्टिकल होगा, उसने ये पूछ रखा है, ठीक है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज 1.4 फर्मी हो, ठीक है। तो रेंज तो हमें पता है, इसने बता रखी है 1.4 फर्मी, ठीक है। एच कट सी की वैल्यू आपको बताई थी, एच कट सी की वैल्यू हमने बताया था 197.3 MEV फर्मी, राइट। और मास हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि मास एक्स है और इंटू सी स्क्र, इसको लीजिएगा, एम मास ऑफ एक्स निकालिएगा, तो ये कितना आएगा आपका 140.92, फर्मी से फर्मी कैंसिल हुआ तो MEV बाई सी स्क्र आ गया। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मास है, मास की यूनिट्स आप तीन तीन यूनिट्स होगी, एटॉमिक मास यूनिट होगी, केजी में होगी, या MEV बाई सी स्क्वायर में होगी। अभी उनकी कन्वर्जन भी करवाई थी मैंने कि कैसे कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा मास आ गया। अभी देखिएगा कि ये मास किसका होगा, ये हमें एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये 140 अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ आयोन्स होगा, राइट। अगर ये तो मास ऑफ आयोन्स हमें पता चल गया, मास ऑफ आयोन्स। अभी देखिएगा नेक्स्ट कि ये हमने अगर केजी में निकालना है तो वो कितना होगा, राइट। केजी में देखिएगा, मैंने आपको एक यूनिट बताया था, यूनिट कन्वर्जन बताई थी कि 1 MEV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होगा, ठीक है। तो 1 MEV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होगा। तो 1 MEV बाई सी स्क्वायर बताइएगा, तो ये कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल बाई सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा 9 इंटू 3 इंटू 10⁻8 होगा ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर में, तो 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड होती है ना उसकी, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, राइट। और उसके बाद देखिए मैंने आपको जूल की यूनिट भी बता रखी है कि जूल को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूल की आप, यहाँ पे आप जूल की जगह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखिएगा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा ओनली केजी बचा,
ठीक है, यहाँ हमारा ओनली केजी बचा, ठीक है। इट मीन्स 1 MeV बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 1.79 इंटू 10⁻³ kg के इक्वल होगा। ये अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, अगर नहीं याद रखना तो निकाल लीजिएगा। ये यूनिट कन्वर्जन जरूर याद रखना, 1 MeV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻³ जूल होगा, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा आपका, इंटू 10⁻6 कर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगर MeV बाई सी स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, यहां से देखिएगा क्या निकाला हमने, मास ऑफ एक्स पार्टिकल इक्वल्स टू 140.92 MeV बाई सी स्क्वायर कैसे आ गया, 1.79 इंटू 10⁻³ kg आ गया, ठीक है। तो मास ऑफ एक्स कितना होगा, 0.25 इंटू 10⁻⁻27। देखिए इन टर्म्स ऑफ केजी भी निकाल लिया और इन टर्म्स ऑफ MeV बाई सी स्क्वायर भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान से रखिएगा याद कि कैसे हमने केजी और MeV बाई सी स्क्वायर की यूनिट कन्वर्जन्स करनी है, ठीक है। और ये तो आपका मास ऑफ एक्स पार्टिकल हो गया जिस पे रेंज 1.4 फर्मी लगेगी। देखिए रेंज का आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेंज पे क्वेश्चंस जैसे लास्ट लेक्चर में करवाया था, नेट पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और गेट में भी, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो अभी हम न्यूक्लियर मॉडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा देखिए न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हमारे न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, रेंज फाइंड आउट करना हो गया हमारा, न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करना हो गया, ठीक है। हमारा हमने साइज भी निकालना है, किसी इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रॉब किया, ठीक है, किसी स्कैटर्ड को, ठीक है, किसी न्यूक्लियस पे, तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करी हमने, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस निकाला, न्यूक्लियर मासेस निकाला हमने, राइट। और हमने पैकिंग फ्रैक्शन भी किया, कैसे डेल्टा और एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंशिएट किया, मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी में डिफरेंशिएट किया, कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगी हमारी मास नंबर से हमारी नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी, और दोनों का रिलेशन भी किया था हमने, राइट। और उसके बाद देखिएगा हमने अभी हमने न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज कर ली, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस की कैसे फीचर्स होगी और उनके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की फीचर्स, और जो बाकी फोर्सेस लग रही है उनकी आपस में स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन होगा ये भी कर लिया। और एक हमने रेंज पे क्वेश्चंस भी कर लिया जो गेट में भी आ रखा है और नेट में भी आ रखा है, ठीक है। और अभी देखिएगा हमने न्यूक्लियर मॉडल से स्टार्ट करने, न्यूक्लियर मॉडल्स में बड़े पड़े हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम देंगे ना, तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन बार बार दोहराए जाएंगे। तो उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के भी होंगे और आपके शैल मॉडल के भी क्वेश्चन होंगे। शैल मॉडल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शैल मॉडल के ऐसे नहीं है कि आपको स्पिन और पैरिटी निकालनी आ गई और बस हो गया, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन अभी अलग से आया था न्यूक्लियर शेल मॉडल से, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। अभी लिक्विड ड्रॉप मॉडल का देखिएगा क्या मतलब है, ये एक्चुअल में मॉडल क्या बताएंगे हमें, न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी लिक्विड से जैसे लग रहा है कि लिक्विड ड्रॉप से लग रहा है कि इन्होंने ये बताया कि जैसे न्यूक्लियस होता है ना हमारा, न्यूक्लियस सर्कल जैसा होगा, तो न्यूक्लियस सर्कल जैसे होने के कारण सफियर जैसे होने के कारण, तो सफियर से मींस उसका उसकी शेप है जो वो उसको लिक्विड जैसा मान रखा है साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो वहां से उसका नाम पड़ा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। कैसे हमने दोनों में सिमिलैरिटी होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। कैसे ये हमारी फोर्सेस के बीच में कैसे सिमिलैरिटी होगी। अभी देखिएगा कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी हमने एटॉमिक मासेस की आपको बताई थी कि बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू ZmH प्लस A माइनस ZmN माइनस M ऑफ A इंटू सी स्क्वायर आया था, और मास ऑफ एटॉमिक मासेस आपको बताया था कि कैसे निकालना है। अभी वहां पे देखिएगा जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी बताएगी। जैसे न्यूक्लियस है, अगर पूरा पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है, पूरे न्यूक्लियस को उसने स्फेरिकली तो मान रखा है, ठीक है, और साथ में उसने लिक्विड ड्रॉप पे भी मान रखा है। तो लिक्विड ड्रॉप होगा तो वहां पे उनपे फोर्सेस लग रही है सभी न्यूक्लियंस पे, राइट। तो सभी न्यूक्लियंस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेगी, ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। जैसे ये छोटा न्यूक्लियस है, किसी का एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, इसका बड़ा होगा तो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो इससे बाइंडिंग एनर्जी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। वो सब एक न्यूक्लियस पे जितनी भी टाइप्स की एनर्जी लगेगी,
तो वो टाइप्स की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को इफेक्ट करेगी, राइट। वो बाइंडिंग एनर्जी को इफेक्ट करने के बाद जितने भी टाइप्स की एनर्जी आएगी वो अभी वहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे ये बाइंडिंग एनर्जी हमें एक न्यूक्लियस की बताएगी, अगर हमने न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह मान रखा है, राइट। यहाँ से आप देखिएगा कि कौन कौन सी एनर्जी होगी। अगर कोई एनर्जी ऐसी है जो बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा रही है तो हम बाइंडिंग एनर्जी के उसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, उस एनर्जी के आगे पॉजिटिव साइन लिखेंगे। अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज कर रही है, राइट, तो उस एनर्जी के जो कॉफिशिएंट्स होंगे उसके आगे हम नेगेटिव लिखेंगे। देखिएगा आपको समझ में आएगा। जैसे कि पहले लिख लीजिएगा कि ये बाइंडिंग एनर्जी जैसे कैसे आया। पहले आप जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का यहाँ पे लिखते जाएंगे कौन कौन सी हमारी एनर्जीज आएंगी, ठीक है। पहले देखिए वॉल्यूम एनर्जी आएगी। वॉल्यूम एनर्जी क्या करेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, सीएसआर नेट फिजिक्स के एग्जाम में भी ये बार बार पूछ रखे हैं कि कैसी ये डिपेंड करेगी बाइंडिंग एनर्जी। अगर वॉल्यूम एनर्जी कैसे होगी, अगर छोटा न्यूक्लियस है तो उसका वॉल्यूम छोटा होगा, अगर जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बड़ा उसका वॉल्यूम होगा। इट मीन्स तो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप कि वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, मास नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, तो हमारी वॉल्यूम एनर्जी होगी, वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है, वो भी ए पे डिपेंड करेगी, राइट। तो वॉल्यूम एनर्जी ए पे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एनर्जी हमने ए वी लेट इट बी, ठीक है, एंड ए, ये हमारी वॉल्यूम एनर्जी होगी, ठीक है। और वॉल्यूम एनर्जी देखिएगा ये बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को, क्योंकि उसको उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसको उसको जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मास नंबर बढ़ता जाएगा, हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को ये वॉल्यूम एनर्जी है वो बढ़ा रही है, तो हम इसको पॉजिटिव साइन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, ये वॉल्यूम एनर्जी हो गया हमारा पॉजिटिव साइन में, ठीक है। तो आगे देखिएगा, उसके बाद पहले तो वॉल्यूम एनर्जी होगी, उसके बाद जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं, ठीक है ना, उसके सरफेस पे भी न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं, सभी जगह उस पे न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो अंदर न्यूक्लियॉन्स पड़ा है ना, तो उसको जैसे अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है ना, उसको ये न्यूक्लियस भी खींचेगा और इधर भी न्यूक्लियस पड़ा है ये भी खींचेगा, ठीक है ना, तो ये तो स्टेबल रहेगा, इसकी वजह से तो कुछ स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। जैसे ये पकड़ रखा है, इधर भी इतनी फोर्स लग रही है इसको, इधर भी पकड़ने वाली इतनी फोर्स लग रखी है, तो ये तो स्टेबल है, एक ही जगह पड़ा है। पर जो जैसे सरफेस पे पड़े हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए कोई और न्यूक्लियन नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ एक ही न्यूक्लियन पड़ा है, तो यही इस न्यूक्लियन को यही इधर इधर खींचेगा, इधर न्यूक्लियन इधर खींचेगा, इधर न्यूक्लियन इधर खींचेगा, तो ये यहाँ पे कोई न्यूक्लियन नहीं है, तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे ये वाले, ये हमारे जो सरफेस पे पड़े हैं, सरफेस वाले सरफेस न्यूक्लियंस हमारे न्यूक्लियस को अनस्टेबल करेंगे, ठीक है। सरफेस एनर्जी जो न्यूक्लियन की है वो हमें अनस्टेबल करेगी, तो इट मीन्स हमारी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। जैसे सरफेस एरिया देखिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 4πr² होता है ना, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी देखिए, सरफेस एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो कांस्टेंट है, r² के प्रोपोर्शनल हो गया, तो सरफेस एनर्जी देखिए आपकी, सरफेस एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया था, r0 a raised to power 1/3, तो r² कितना हो गया, r0² a raised to power 2/3, इट मीन्स सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू a raised to power 2/3, ठीक है। ये देखिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रही है ना, ये न्यूक्लियॉन्स है जो सरफेस पे रह गए, तो उनको पीछे से कोई धकेलने वाला नहीं है ना, तो वो एनर्जी को अनस्टेबल करेगा, तो स्ट्रक्चर को अनस्टेबल किया, इजी तोड़ना रहेगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा नेगेटिव साइन लिखेंगे क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम इसको प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ए एस लिख देते हैं, जैसे ए बी लिखा तो यहाँ पे ए एस लिख दिया, और a raised to power 2/3।
आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम एनर्जी बताइए किसके प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम एनर्जी हमारी ए वी ए के प्रोपोर्शनल होगी, और जो हमारा वहाँ पे और जो सरफेस एनर्जी वाला है वो प्रोपोर्शनल ए के कैसे होगा, 2/3 की होगा, राइट। अभी हमने दो एनर्जीज कर ली, वॉल्यूम एनर्जी और सरफेस एनर्जी, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएगी, तो हमने इसको पॉजिटिव लिखा, राइट। और सरफेस एनर्जी है, वो सरफेस एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी को घटाएगी, तो हमने इसको नेगेटिव लिखा। कैसे ए की प्रोपोर्शनल आया और कैसे e raised to power 2/3 हुआ, वो हमने आपको बता दिया। और उसके बाद देखिएगा कूलम एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर बहुत आपका जी बहुत ज्यादा हो गया, एटॉमिक नंबर ज्यादा आ गया, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो उससे आपकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, राइट। तो देखिएगा कि पर न्यूक्लियर फोर्स तो बराबर लगेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स की ये तो प्रॉपर्टी है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस होगा, राइट। तो जैसे जैसे हमारा जी की वैल्यू एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस बढ़ती जाएंगी, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी डिक्रीज करती जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी कूलम, इट मींस जैसे जी बढ़ेगा तो रिपल्शंस बढ़ेंगी, हमारी प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस बढ़ेंगी, तो बाइंडिंग तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी हम कम देनी पड़ेगी ना, तो बाइंडिंग एनर्जी मेरी घटेगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी घटने के कारण ये कूलम एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी में इफेक्ट क्या देगा, नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। तो ये देखिएगा कि जैसे हमने पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर किसी को जैसे झगड़ कर रखा है, किसी को झगड़ कर रखा है, तो उसको हमने तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, वो हमारा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे कि कैसे एक सफियर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। एक सफियर की पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ रखी है 3/5 क्यू स्क्र अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो पढ़ी थी ना अपने 3 क्यू स्क्र/20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करके। ये हम इलेक्ट्रोस्टैट में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना सिखाएंगे कि कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको आपका आ गया, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की ये आपकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू स्केयर पे डिपेंड कर रही है, और आर की वैल्यू लिखिए आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, ठीक है। ए रेस टू पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/ए रेस टू पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो क्यू क्यू स्केयर को क्या क्या पुट कर सकते हैं, जेड ई, और जेड स्केयर ई स्केयर, राइट। तो कूलम एनर्जी लिखिए, कूलम एनर्जी कितनी होगी आपकी, -3/5, ठीक है, जेड स्केयर इंटू ई स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए रेज टू पावर 1/3, ठीक है। आर नॉट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू ए सी लिख लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट, और जेड स्केयर अपॉन ए रेज टू पावर 1/3, इसके प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप -ए रेज टू पावर एस, और तो ये बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव साइन लिखिएगा। तो कूलम एनर्जी का कितना आ गया, ए सी और जेड स्केयर बाई ए रेज टू पावर 1/3। ये आपको फैक्टर याद रखना है कि कहाँ पे 1/3 है और कहाँ पे 2/3 है। ये आप देख लीजिए फिर से कैसे हमने निकाला, कूलम एनर्जी है जो हमारी, वो कैसे इफेक्ट करेगी बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है। आगे लिखिए असिमेट्रिक एनर्जी, और दो एनर्जी पड़ी है हमारी, और पेयरिंग एनर्जी। असिमेट्री एनर्जी यहाँ पे हम एक साथ कर लेते हैं इसको, असिमेट्रिक एनर्जी, ठीक है, और पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। असिमेट्री जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से कहीं पे जरूरी थोड़ा ना सभी जगह एक जैसे हो गए, कहीं पे न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, कहीं पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऊपर नीचे हो गए तो असिमेट्री क्रिएट होगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल नहीं है, तो इससे असिमेट्री क्रिएट होगी। तो असिमेट्री से अनस्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, घटेगी। बाइंडिंग एनर्जी घटेगी तो नेगेटिव साइन लगेगा। तो असिमेट्री किस किस के बीच में आई है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो आप,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n हो गया और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या बताएगा आपको, असिमेट्री बताएगी ना। तो असिमेट्री की डेफिनेशन लिखिए, असिमेट्री एनर्जी माइनस ए एन माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए। ये असिमेट्री एनर्जी आएगी आपको, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के एक जैसा ना होने के कारण अनस्टेबिलिटी रखेगी, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी। तो असिमेट्री टर्म भी लिख लीजिए आप, असिमेट्री, और यहाँ पे लिखिए एन माइनस जेड का होल का स्क्वायर अपॉन ए, राइट। सिमेट्री हुआ, उसके बाद पेयरिंग एनर्जी लिख लीजिए। पेयरिंग एनर्जी में देखिए, जैसे जितने ज्यादा पेयर बनेंगे हमारे जो फर्मियंस क्या होंगे, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस अगर पेयर में है, ठीक है, तो क्या क्या करेगा ये, तो स्टेबल होगा। जितने ज्यादा पेयर में रहेगा तो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी ना, ठीक है। अगर पेयरिंग एनर्जी नहीं बढ़ी, अगर पेयरिंग एनर्जी कब घटेगी हमारी, पेयरिंग एनर्जी घटेगी कब घटेगी, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे एक जैसे ना हो। अगर एक जैसे हमारे जैसे ये 5 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये जो 5 के 5 है ये तो आपस में पेयर बना लेंगे, ठीक है ना, ये तो 5 के 5 पेयर बनाए, एक बचा ना, तो एक की वजह से ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई, घटी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी घटी, ठीक है। अगर दोनों जैसे ये ना आपको पता करना होगा खुद से कि इवन जेड है और या इवन एन है, या ऑड जेड है ऑड एन है, ठीक है, या फिर एक इवन है एक और ऑड है। ये आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको निकालने सिखाए थे हमने, कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो वहां पे पेयरिंग एनर्जी रिसर्च से निकल रखी है कि पेयरिंग एनर्जी हमारी प्लस ए पी ए रेस टू पावर माइनस 3/4 होगी, ठीक है, और 0 होगी, या फिर माइनस ए पी ए रेस टू पावर माइनस 3/4 होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे अगर इवन जेड है या फिर इवन एन है, ठीक है, इवन जेड या फिर ऑड एन या फिर ऑड जेड या फिर इवन एन या फिर ऑड जेड ऑड एन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी अभी न्यू रिसर्च में क्या लिख रखा है यहाँ पे, -1/2 है, ठीक है, -1/2, ठीक है, और यहाँ पे -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और इसके साथ पेयरिंग एनर्जी आप लिख लीजिए, ये वाली पेयरिंग एनर्जी होगी आपकी, ठीक है, उसके साथ लिख लीजिएगा आप बाइंडिंग एनर्जी की, ये आपकी वॉल्यूम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी, कूलम एनर्जी और एसिमेट्रिक एनर्जी, और साथ में पेयरिंग एनर्जी आएगी आपकी, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा कि हमारी ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, ठीक है, कैसे वॉल्यूम एनर्जी और ये हमारी सिमेट्रिक एनर्जी, कैसे सरफेस एनर्जी, और ये कूलम एनर्जी और असिमेट्रिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये आपको सारा बता दिया हमने। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने ये निकालना सिखाया था कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हमारे ये वो ए माइनस जेड होगा, तो एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड होगा। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिएगा एन माइनस जेड का होल स्क्वायर में, ठीक है, तो ए माइनस जेड, एन की जगह ए माइनस जेड रखिएगा, माइनस जेड का होल का स्क्वायर, तो ए माइनस 2z का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे एन माइनस जी की जगह आप ए माइनस 2z भी लिख सकते हो, ए माइनस 2z का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लिख लीजिएगा, आपको ये बाय हार्ट करना है। उसके बाद हम मोस्ट स्टेबल आइसोबार के भर भर के पढ़े हैं, इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, राइट। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिएगा, राइट। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।